हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर 5 क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे। बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जोग्राफिकल डिवीजन समझते हो? नॉर्थ में क्या है, साउथ में, वेस्ट, ईस्ट। तो ये जो टेरिटोरियल डिवीजन है, जोग्राफिकल डिवीजन है, इसके बेसिस पे साउथ एशिया देखा जाता है। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल के उधर चले जाओगे तो आप ईस्ट में चले जाओगे, समझ गए ना। जैसे सेंट्रल एशिया किसको बोला जाता है? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया। ठीक है, चाइना कौन से एशिया में आता है? नॉर्थ में। ठीक है, मंगोलिया नॉर्थ में। और फिर एक बात बताओ मेरे को, जब हम इधर और चले जाएंगे तो वेस्ट एशिया आ जाएगा। वेस्ट, क्योंकि ईस्ट एशिया ये है, इधर वेस्ट आ जाएगा। तो जब भी हम बात वेस्ट एशिया को मिडल ईस्ट क्यों बोलते हैं? मिडल ईस्ट की कंट्रीज है ना जो गल्फ कंट्री, ईस्ट में मिडिल में। ये क्या ईस्ट में मिडल में? जब ये वेस्ट में है इधर, वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं हमारे हिसाब से। वेस्टर्न कंट्रीज हो गई अमेरिका, यूरोप, तो उनके हिसाब से ईस्ट है। हाँ, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप और अमेरिका के अकॉर्डिंग तो हम ईस्ट में ही है, और ईस्ट का मिडल गल्फ कंट्रीज पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मिडल ईस्ट बोलते हैं। लेकिन हम अगर अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो वेस्ट में है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल डिवीजन समझ में आ गया। जो ये 7 साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनके डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इनके। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस के बाद से। ठीक है, श्रीलंका में डेमोक्रेसी। बीच में अभी श्रीलंका के थोड़े से हालात ख़राब हुए थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी है। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश, छोटे बड़े भाई भाई। मिलिट्री रूल, एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल। इन्होंने दोनों का टेस्ट करा हुआ है। डेमोक्रेसी भी टेस्ट करी हुई है, मिलिट्री भी टेस्ट करी हुई है। तभी ग्रो नहीं कर देगा। तो ये एक चीज़ पे स्टिक नहीं है ना, इनको चाहिए स्टेबल होगा। नहीं है लोग। ऐसा है ना, पाकिस्तान के जितने भी अभी प्रधानमंत्री हुए हैं, किसी ने भी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करा है। अगर किया होगा तो मेरे को बता देना, लेकिन मेरी नॉलेज में तो नहीं किया। अब थोड़ा सा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है पोस्ट कोल्ड वॉर से। पोस्ट कोल्ड वॉर का मतलब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से डेमोक्रेसी अभी तक है, नहीं तो उधर भी मिलिट्री और सिविलियन रूल रह चुका है। ठीक है, पाकिस्तान में सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है पोस्ट कोल्ड वॉर से, लेकिन 99 में दोबारा मिलिट्री रिजीम आ गया था टिल 2006। तो मतलब कोल्ड वॉर कब खत्म हुई? 1991, तो 8 साल रहा था। फिर उसके बाद दोबारा जनरल परवेज मुशर्रफ, नाम तो याद होगा। नहीं पढ़ा। कारगिल वॉर, वो नहीं पता। कारगिल वॉर नहीं पता कब हुई थी? 1999 में। अब साइड में अब बांग्लादेश से कब हुआ था वो? हमारी बांग्लादेश इंडिपेंडेंस 1972, मतलब इंडिपेंडेंस 1972 में हुआ। 1971 में, दिसंबर 1971 में। तो ये 20 साल तक मिलिट्री रूल के अंदर। मिलिट्री रूल भी था। जो मिलिट्री रूलर था वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी चला रहा था, कभी मिलिट्री रूल चला रहा था। तो हम सारा आगे पढ़ेंगे। मतलब कुछ ऐसा स्टेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, ओके, एक मिनट टर्की है। अब नेपाल में 2006 में डेमोक्रेसी आई, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? राजा भी है, राजा हेड है, हाँ। प्रेसिडेंट का काम। जैसे एग्जांपल ब्रिटेन ले लो। ठीक है, वहाँ पर पार्लियामेंट भी है, मोनार्क भी है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का रिटर्न नहीं है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो रहेगा। मतलब ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है ब्रिटेन का। जैसे हमारा है ना कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी बुक है, बढ़िया सा वॉल्यूम में। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो लॉ पास हो गया वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। हमारे यहाँ भी लॉ पास होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होता है ना। और भूटान स्टिल मोनार्की एंड ऑल्सो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो कंट्री है वो मालदीव्स है। सल्तनत का मतलब, सल्तनत का मतलब क्या है? सुल्तान के अंदर, सुल्तान के जो भी मतलब वो प्रॉफिट है ना,
तो किंग रूल कह सकते हैं टिल 1968। ये भी monarchy है, थोड़ा सा नाम चेंज कर। हाँ, जून 2005 में मल्टी पार्टी सिस्टम आया और तभी डेमोक्रेटिक सिस्टम हो चुका है यहाँ पे। एंड द साउथ एशियन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपेंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो साउथ एशिया का जो एक्सपीरियंस है डेमोक्रेसी को लेके, उसने ग्लोबली सब सारे जो नेशंस हैं उनका एक एक्सपोजर बहुत अच्छा दे दिया है कि डेमोक्रेसी कितनी तरीके की हो सकती है और ऐसे ऐसे डेमोक्रेसी मतलब प्रैक्टिस की जा सकती है अजीब तरीक़ों से। अभी इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे पर्टिकुलर कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी कंट्री कौन सी है? हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान। सो पाकिस्तान आ जाते हैं यहाँ पे। अभी हम पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं। द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मिलिट्री क्यों लिखा है? मिलिट्री रूल है, मिलिट्री रूल आते जाते रहे, मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत ऐसा कैजुअल सा है कि ठीक है भाई अब मिलिट्री रूल आ जाए तो कोई बात ही नहीं। पाकिस्तान ने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो जनरल आयूब खान ने एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लिया था। उस टाइम पे जब पाकिस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जनरल आयूब खान ने, मिलिट्री जनरल था तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने अंडर रख लिया। ठीक है कि कैसे चलेगी, ठीक है। बट देयर वाज अ पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल, तो इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया लोगों ने। अब उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री टेक ओवर कर ली जनरल याह्या खान ने और मतलब जनरल जब नेक्स्ट आया तो उसने अपना मिलिट्री रूल स्टार्ट कर ली। 1971 में इंडिया के साथ पाकिस्तान की वॉर हुई ईस्ट पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान आ गया। तो इतना समझ में आ गया। अब पाकिस्तान वॉर हार चुका है, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। और किसकी मदद से? इंडिया की मदद से। इंडिया ने फाइनेंशियल और मिलिट्री एड दिया था। अब उसके बाद अब एक बात बताओ ना, जब आप अपनी टीम, आप फुटबॉल खेलते हो, आप अपनी टीम की कैप्टनसी कर रहे हो और आपकी टीम हार जाए, फिर कैप्टन पे आएगा पूरा इल्ज़ाम कि उसने लीड नहीं करा सही से। लीडर कौन होता है? या अगर उसको विनिंग का अप्रिसिएशन मिल रहा है तो जो वो गेम हार रहा है उसका भी मिलेगा ना। तो हुआ क्या, 1971 से 77 तक जो इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट थी, इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट आई जुल्फिकर अली भुट्टो के सामने, और जो मिलिट्री रिजीम था उसको हटा दिया गया। लोग काफ़ी मिलिट्री रिजीम को लेके उसके अगेंस्ट में हो चुके थे, ठीक है। तो आयूब खान ने पहले सब स्टार्टिंग में ही क्या बोलते हैं मिलिट्री हो चुका था। स्टार्टिंग में कैसे मतलब? नहीं मतलब एक है इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब देखो जनरल के अंडर पूरा आ जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इन्होंने क्या करा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ठीक है, तब तक तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट चल रही थी इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है? 1949 में बना है और 52 में पहले इलेक्शन हुए, ठीक है, उसके 2 साल के बाद। तो उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बन गया था तो जो मिलिट्री के जनरल थे, क्या नाम था उनका? आयूब खान ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब उनका टेन्योर खत्म हुआ और फिर टेन्योर किसका स्टार्ट हुआ था? याह्या खान। तो याह्या खान ने फिर याह्या खान कहते हैं YAHYA, तो हा नहीं बोलेंगे ना उसको, या खान, याह्या खान बोल दो यार, ऐसा रोल बोल दो, ठीक है। अब जब याह्या खान की लीडरशिप में पाकिस्तान वॉर हार चुका था इंडिया से, देन उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिजेंटमेंट हुआ था अगेंस्ट द मिलिट्री रूल। मतलब लोग काफ़ी मतलब उसके अगेंस्ट में हो गए थे। तो फिर वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, किसके अंडर? इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों आई थी? क्योंकि 1971 में इंडिया से वॉर हार चुके थे, तो थोड़े दिनों तक रही ये इलेक्टेड गवर्नमेंट इनकी। उसके बाद क्या हुआ? 1971 में रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक, फिर दोबारा मिलिट्री रूल, मिलिट्री कूप। नेक्स्ट 1988 इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी बेनज़ीर भुट्टो ने। 82 में मूवमेंट स्टार्ट हो गया था और 6 साल के बाद 82 में मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था और 6 साल के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट किसने स्टैब्लिश करी? बेनज़ीर भुट्टो ने। ये उनकी डॉटर 77 से लेके 11 साल तक मिलिट्री 11 साल, उससे पीछे 6 साल ही आई थी, उससे पहले ही मिलिट्री रूल भी था। मतलब 11 साल मिलिट्री। 1988 से 1999 तक 11 साल और
इलेक्टेड गवर्नमेंट रही, ठीक है। और 99 में मैंने क्या बताया था, कारगिल वॉर था, भगवान मालिक है इनका। दिमाग ही नहीं है। तो 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को इलेक्ट कर लिया एज अ प्रेसिडेंट, और इलेक्शन हेल्ड ओनली टू गिव देयर रूल अ डेमोक्रेटिक इमेज। इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ किस लिए कराए गए थे कि हाँ भाई हमारे जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है, इसलिए ही कराया गया था इलेक्शन, दिखाने के लिए। अब क्या फैक्टर से पाकिस्तान का जो ये सिस्टम फेल हो रहा था बार बार? पहला फैक्टर क्या है? सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड। अच्छा मिलिट्री इनके साथ मिलके कर लेता है सब, मतलब जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं सब मिलके पूरे पाकिस्तान को लूट रहे हैं। क्लर्जी कौन होता है? मौलवी, उनके हिसाब से मौलवी। हाँ मौलवी वगैरह, ठीक है। तो वही तो हो गया, 3 ऑर्डर ही तो हो गए। पहला क्लर्जी, दूसरा मिलिट्री, तीसरा लैंड ओनिंग, एरिस्टोक्रेसी। रिच पीजेंट्स कह सकते हैं। एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? रूलिंग क्लास, जो एलीट रूलिंग क्लास होती है। अमीरों के लिए ऐसा था कि सोशल डोमिनेंस ऑफ, जितना भी वहाँ पर डोमिनेंस था सोसाइटी के ऊपर, ये तीनों ने किया हुआ था। ये 3 सेक्शन से सोसाइटी में इन्होंने डोमिनेंस किया हुआ था। फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, बार बार उठा के फेंक रहे थे, मतलब कुछ समझ ही नहीं रखा, मजाक बना रखा था सरकार का। एस्टैब्लिश ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट होती है कहीं जो मिलिट्री सरकार चला रही, मतलब मिलिट्री क्या करे समझ ही नहीं आता। नॉर्मली मिलिट्री गवर्नमेंट की है। हाँ ठीक है। तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्या रही? अनसक्सेसफुल, ठीक है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर क्या रहा? करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट्स। तो फ्री प्रेस को लेके और ह्यूमन राइट्स को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स वहाँ पर कंटिन्यू में रहते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब हुआ क्या और क्या फैक्टर्स थे? लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था वो अपने मतलब के लिए कर रहा था, चाहे अमेरिका ले लो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज ले लो। और डेट रिजल्टेड मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। तो मिलिट्री को सपोर्ट मिलता रहा और वो अपना जितना भी है रूल कंटिन्यू रखा उसने, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को बार बार उठा के फेंक रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज एनकरेज मिलिट्री रूल फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है। मिलिट्री रिजीम इन पाकिस्तान, उसका सिर्फ एक ही काम था, वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में। जो वेस्टर्न इंटरेस्ट मतलब जो यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके जो भी इंटरेस्ट है साउथ एशिया या वेस्ट एशिया में, उसको प्रोटेक्ट करना और अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोचना। अब स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज, बांग्लादेश का चैप्टर ओपन। बांग्लादेश कब बनी? 1972, ठीक है। 71 में ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी और इंडिया के थ्रू इंडिया ने मिलिट्री और फाइनेंशियल एड करवाई थी। उससे पहले 1947 से 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था एज अ ईस्ट पाकिस्तान और कंसिस्ट ऑफ पार्टीशन एरिया ऑफ। तो इसमें कौन कौन से स्टेट के एरियाज थे? ब्रिटिश जो स्टेट थी उसको डिवाइड कर दिया। बंगाल का कुछ रीजन था, ईस्ट बंगाल चला गया वहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान हो गया असम का। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए? लोकल पीपल रिजेंटेड द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। लोकल पीपल रिजेंटेड द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। अब हुआ क्या, पाकिस्तान जब बना तो ईस्ट पाकिस्तान में अपना डोमिनेंस दिखा रहा था क्योंकि वेस्ट के पास ही ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेज वगैरह थी, ठीक है। और उर्दू लैंग्वेज इम्पोज कर रहा था, ठीक है। अच्छा उनके उर्दू लैंग्वेज वहाँ तो बंगाली है ना, लैंग्वेज तो बंगाली है ना वहाँ की। मुस्लिम है लेकिन लैंग्वेज तो रीजन वाइज होगा ना। अब एक बात हो ना, केरला का मुस्लिम उर्दू थोड़ी ना बोलेगा, तो मलयालम बोलेगा, ठीक है। तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट मेटेड आउट द बंगाली कल्चर। मतलब बंगाली कल्चर को ख़त्म करने की साजिश, मतलब एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी पूरा, और उर्दू लैंग्वेज इम्पोज कर रहे थे और प्रॉपर। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए? डिमांड क्या थी इनकी? फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान का पूरा वेस्ट और ईस्ट मिला के प्रॉपर उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, और फेयर शेयर इन द पॉलिटिकल पावर्स, बराबर पावर्स दी जाए। ये नहीं कि वेस्टर्न पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है ईस्टर्न पाकिस्तान को,
और रेगुलेट कर रहा है प्रॉपर, ठीक है, अपने टर्म्स में नहीं, एक मतलब इक्वल पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट क्या है, द लीडर ऑफ द पॉपुलर स्ट्रगल। अब जो भी इनके जो स्ट्रगल था, जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो किसके अंडर हो रहा था? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और उन्होंने क्या डिमांड करी? ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न रीजन। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ रूल, हम अपने आप खुद इसको चला लेंगे, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान ने डिमांड करी ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट, तो 1970 में एक बार इलेक्शन हुए, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में हुए, वेस्ट में भी हुए, ईस्ट में भी हुए, क्योंकि एक ही कंट्री है, दो पार्ट में, तो इलेक्शन किए गए। तो ईस्ट में क्या हुआ, अवामी लीग सारी सीटों पे जीत गई ईस्ट पाकिस्तान में। अवामी लीग आपकी शेख मुजीबुर रहमान की थी, ठीक है। तो सारे ही इन्होंने जीत ली, सारी सीट इनकी पार्टी ने, अवामी लीग ईस्ट में। तो हुआ क्या, अब उसकी वजह से इनको फ़ायदा क्या हो गया, मेजोरिटी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट में, असेंबली में इनको मेजोरिटी मिल गई। और जब ईस्ट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो दोनों की एक ही होगी, तो उसमें मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उनको मेजोरिटी मिल गई और पूरे पाकिस्तान में। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी लोग थे उनको मंजूर नहीं था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, जो वेस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करती है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिफ्यूज़ कर दिया और इलेक्शन को माना ही नहीं, ठीक है। मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और वहाँ पर मिलिट्री रूल, पाक आर्मी ने सप्रेस करना शुरू कर दिया जितने भी मूवमेंट थे। अब हुआ क्या ना, ये जीत गया, वेस्ट ने माना नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हटा दी, ठीक है। और वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट में अपनी आर्मी भेज दी, क्योंकि जितने भी मूवमेंट चल रहे थे वेस्ट के अगेंस्ट में, उनको सप्रेस करने में, और बहुत सारे लोगों को मतलब मार दिया गया था। और फिर इसी डर से माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था इंडिया में। ठीक है, कहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड, मोर देन 1000 पीपल किल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। और माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका था इंडिया की तरफ, ईस्ट पाकिस्तान से बंगाल में आने लगे थे ना फिर, और इंडिया के लिए दिक्कत होगी क्योंकि बहुत बड़ा मतलब रिफ्यूज प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका था। और इंडिया ने सपोर्ट करा ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड। क्या डिमांड थी? ऑटोनॉमी। लेकिन इसके बाद ऑटोनॉमी तो बाढ़ में गई, अब तो इंडिपेंडेंस चाहिए इनको। पहले ऑटोनॉमी थी तो दे देते, हिस्सा तो बना रहता ना। तो सही किया उन्होंने पाकिस्तान ने, हैं? उस टाइम पे ऑटोनॉमी दे देते, बाद में मिलिट्री रूल लगा के अपना इलेक्शन अपना बंदा बेच के फिर डेमोक्रेटिक हो जाता। वो तरीका था नहीं, क्या था, ये इनके लिए बर्डन था, ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ एक बर्डन था। बर्डन ही था, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, रिसोर्सेज आप कैसे वहाँ तक पहुँचाओगे, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी मतलब वहाँ पर रूल कैसे करोगे आप, इनडायरेक्ट रूल ही करोगे। तो ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए थी, तो आपके अंडर तो रहता। और इंडिया को थोड़ा सा मतलब इनके लिए अगर इन्होंने अगर इंडिया को डराना था तो थोड़ा सा इंडिया को थ्रेट भी रहता। लेकिन इनको ये था कि ऑटोनॉमी दे देंगे तो हो सकता है इंडिया कब्जा ना कर ले, लेकिन इंडिया इतना शरीर का कब्जा कहाँ करेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड, इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को मिलिट्री और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करा, जैसे मैंने आपको बताया था। और जब आप किसी दुश्मन की मदद करते हो तो चांसेस क्या होते हैं वॉर होने के। अब वॉर किसके बीच में? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और दिसंबर 1971 में रिजल्ट आ गया, पाकिस्तान के सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। मोर देन 90,000 सोल्जर्स थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी के आगे। और इंडियन आर्मी के सोल्जर तकरीबन 3000 रहे थे बस, ठीक है। वहाँ पे उस टाइम पे जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में वॉर हो रहा था, इंडियन आर्मी के अराउंड 3000 सोल्जर्स थे, ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी के अराउंड 90,000 के आसपास थे, 90,000 से ज़्यादा थे, ठीक है। और ये वर्ल्ड का अब तक का वॉर का सरेंडर था। वॉर ऑफ प्रिजनर्स होते हैं ना, अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर रह चुके थे। तो यहाँ पर बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा और डिक्लेयर कर क्या करा है, सेकुलरिज्म जो कि है नहीं, हिंदू खत्म हो चुके हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी वो अभी हम देख लेंगे आगे कितनी डेमोक्रेसी बची है। और सोशलिज्म
तो भूल जाओ कि सोसाइटी का कोई भी वहाँ पर नॉर्म्स है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज की क्लास यहीं पर।